हेलो एवरीवन, आज की वीडियो कंपटीशन एग्ज़ाम के हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम मैक्सिमम से मैक्सिमम वो टॉपिक कवर करेंगे कि जो सबसे ज़्यादा कंपटीशन पूछे जाते हैं, बोर्ड में भी पूछे जाते हैं। मतलब आज की वीडियो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ आज हम बहुत सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे, जैसे क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर करेंगे, फार्मूला ऑफ कंपाउंड करेंगे, नंबर ऑफ वॉइड फील्ड करेंगे, पैकिंग इफिशिएंसी करेंगे, कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशन करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर करेंगे, बहुत कुछ करने वाले हैं। और इसमें जो हम लोग करेंगे कि आखिरकार बोर्ड के क्वेश्चन तो इन्वॉल्व हो ही जाते हैं, टॉपिक कवर हो ही जाता है। आईआईटी के भी टॉपिक कवर करेंगे हम लोग, नीट के भी कवर करेंगे। मतलब जितने भी कंपटीशन एग्जाम में आते हैं वो भी आज हम स्टैंडर्ड लेवल के सब कवर करेंगे। मतलब नेशनल लेवल के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सब इसमें हम लोग टॉपिक और उनके क्वेश्चंस कवर करेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से हमें इस चीज़ को समझना है। अब देखो, हम लोग सबसे पहले जो स्टार्ट करते हैं वो है क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर। क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर, तो इस सब को समझने के लिए तुम्हें एक बात याद होनी चाहिए कि तुम्हें पिछली वाली जो वीडियो है उसके में थोड़ा दिमाग में रहना चाहिए। जैसे फिर भी मैं बता देता हूँ कि जो एज मतलब कॉर्नर होता है उस पे एटम का 1/8 पार्ट होता है। जो फेस होता है उसे 1/2 होता है। जो सेंटर होता है, सेंटर मतलब इनसाइड बॉडी, वो होता है 1। अगर किसी ने वाली वीडियो नहीं देखी तो एक बार जाके वीडियो देख लें। और अगर कोई पूछ ले कि एज पे जो होता है वो होता है 1/4। तो इस तरीके से भी हम लोग याद कर सकते हैं कि आखिरकार किस पे कितना पार्ट होता है। अगर ये समझ में नहीं आया है तो जो पहले वीडियो बनाई है उसको जाके देखें, तब जाके अच्छे से कवर हो जाएगा। अब हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं कि आखिर का मेन मकसद क्यों है कि आखिर हम क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर क्यों पढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमने देखो कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ कि सबसे पहले क्वेश्चन पूछा करो वाई, आखिरकार ये टॉपिक क्यों पढ़ना है, मतलब इस टॉपिक का क्या इंपॉर्टेंस है इस टॉपिक से रिलेटेड, मतलब बाकी इस टॉपिक का क्या रिलेशन है पूरे चैप्टर से। तो यहाँ जो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं वो है क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर। तो हम सबसे पहले वही सॉलिड के ऊपर बात करते हैं। कहाँ हम बात करते हैं, हम बात करते हैं सॉलिड के ऊपर। देखो पहली बात, जितनी भी अमॉर्फस का सिर्फ वही हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, डिफरेंस पढ़ा था। उसके अलावा अमॉर्फस ये सब कहानी चलती है क्रिस्टलाइन के लिए। जितने टॉपिक पढ़ते जा रहे हो सब क्रिस्टलाइन के पढ़ रहे हैं, मतलब ये भी टॉपिक क्रिस्टलाइन के ही हैं। देखो सॉलिड में तुमने एक चीज़ देखी होगी कि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोज्ड पैक्ड होते हैं। क्लोज्ड पैक मतलब होता है नियर होते हैं, पास पास, और इनके अंदर जो फोर्स होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। सॉलिड के पार्टिकल्स कभी मूव नहीं करते, अपनी जगह पे सिर्फ वाइब्रेट करते हैं। मतलब ये मान लो कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं क्लोज्ड पैक मतलब पास पास में होते हैं। इसलिए हमें ये टॉपिक पढ़ना पड़ रहा क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर, क्योंकि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के पास पास होते हैं। और एक चीज़ याद रखना कि जितने ज़्यादा क्लोज होंगे उतना ज़्यादा फोर्स होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। या फिर ये बोल सकते हैं कि जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा पार्टिकल्स उतने उतने तुम्हें क्लोज देखने को मिलेंगे, और उतनी ही ज़्यादा होती है स्टेबिलिटी। इतनी बात से तो बहुत भली भांति परिचित हैं क्या है कि जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो तो उतनी अच्छी स्टेबिलिटी होती है, मतलब उतनी अच्छा बाउंडेशन होता है, उतना अच्छा अट्रैक्शन होता है। तो अब उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि आगे बढ़ने से पहले समझते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। तुमने बहुत सुन रखा हो कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर कुछ नहीं होता है, ये इसमें लोग पड़ोसी होते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर होता है पड़ोसी। देखो इस तरीके के पड़ोसी होते हैं, ऐसे समझो जैसे एक मान लो कंचा रखा हुआ है, इससे एक कंचा और कनेक्ट है, एक ये रहा और एक रहा ए। तो आखिरकार अगर हम पूछें कि जो ये ए है इसके कितने लोग इससे टच में हैं, तुम कहोगे इससे 3 लोग टच में हैं। तुम क्या कहेंगे कि इसका नाम हमने रख दिया चिंटू। क्या रख दिया? चिंटू। अगर हम इससे पूछें कि बताओ चिंटू से कितने लोग टच में हैं, तुम कहोगे 3 लोग।
तो ये 3 पता इसका क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर। आसान है, समझ में आ गया होगा। डेफिनेशन लिखवा देंगे, घबरानी सस्ती वाली प्यारी वाली नन्ही सी मुन्नी सी अच्छी सी भी डेफिनेशन लिख लेते हैं। ये रही सादी सिंपल सी सस्ती वाली डेफिनेशन एनसीईआरटी की। नंबर ऑफ नियरेस्ट नाइबर ऑफ अ पार्टिकल इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। मतलब समझा चुका हूँ। अब देखो, हम लोग क्लोज पैकिंग स्टार्ट करते हैं तो हेडिंग क्या डाल लो, क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन, क्योंकि जब 1 डायमेंशन वाला समझोगे तब जाके हम 2D और 3D में समझोगे। तो हम यहाँ तीनों लोग पढ़ेंगे, तीनों टाइप पढ़ेंगे। क्लोज पैकिंग इन 2D 3D, 3D होता है इन 1 डायमेंशन। देखो 1 डायमेंशन मतलब 1 डायमेंशन मतलब होता है कि एक डायरेक्शन में ही मूवमेंट। जैसे मान लो एक पार्टिकल से रहा है, एक पार्टिकल से रहा, एक पार्टिकल से रहा, एक पार्टिकल से रहा। अगर मैं तुमसे क्या पूछ लूँ कि जो तुम्हारे पास पार्टिकल्स है, ये रहा, इसका नाम रख देते पिंटू। तो हम पूछेंगे तो आप पिंटू के बगल में कितने लोग हैं, तुम कहोगे 1 2। तो हम कहेंगे पिंटू के कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तुम कह दोगे 2। समझ में आया कि नहीं। अब देखो, और कोई 2D में और कोई पॉसिबल नहीं है, सॉरी 1D में और कोई पॉसिबल नहीं है। अब आते हैं इन 2 डायमेंशन कि आखिरकार 2 डायमेंशन में क्या क्या पॉसिबिलिटी हैं। देखो 2 डायमेंशन मतलब बनाते हैं, जैसे अपन ने एक लेयर ए ले ली है, एक मतलब 1D से ही 2D बनता है कि नहीं, और एक लेयर अपन ने ले ली है ए। अब देखो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है इन दोनों को लेयर को आपस में पास रखने के लिए। क्या रखने के लिए, आपस में रखने के लिए। पहला एक कॉम्बिनेशन ऐसे बना सकते हो, देखो कि मतलब ये वाला मतलब एक पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ 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 ये मतलब सब एक दूसरे से टच में है, टच में है। ए देखो कि मतलब ये दोनों एक दूसरे के सामने आ जाना चाहिए। एक पॉसिबिलिटी ये है। ऐसी सेम टू सेम एक लेयर होगी तो एक लेयर और नीचे बना लेते हैं, मतलब अब तो लेयर की लेयर बनती जाएंगी नहीं। मतलब इसके जो पॉइंट हैं सबके एक लाइन में आ जाना चाहिए। क्या आना चाहिए कि वर्टिकली सबके पॉइंट एक लाइन में आना चाहिए। एक पॉसिबिलिटी ये है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी एक ए भी हो सकती है कि ऐसा रखा है, ऐसा कि यहाँ आए, यहाँ यहाँ, तो यहाँ इसके जो पॉइंट यहाँ हैं ए इसके यहाँ हैं, यहाँ यहाँ ऐसे। देखो अगर हम इसको देखना चाहते हैं तो ये देखो कि इसके ऐसे लाइन में नहीं है तीनों पॉइंट, इसके कुछ स्लैंट होके बना रहे हैं। देखो ऐसे बना रहे हैं कि नहीं, स्लैंट होके बना रहे हैं। तो हम क्या बोल देते हैं, इस तरीके का है। देखो इसको अगर हम ए बोलते हैं तो जस्ट इसका सेम है, तो इसको हम भी इसको भी ये बोलेंगे, इसको भी ये बोलेंगे। तो इस टाइप की जो होता है इसको बोलते हैं ए पैटर्न। अब देखो ऊपर वाली लाइन नीचे वाली लाइन से डिफरेंट है, तो अगर इसे ए बोलेंगे तो इसे बी बोलना पड़ेगा। लेकिन ए वाली लाइन और ए वाली लाइन देखो सेम है कि नहीं, इसमें आ रहे हैं, तो इसको ए बोलोगे तो इसका नाम हो जाएगा ए बी। इस तरीके का पैटर्न होता है। अब कभी कभार तुमसे पूछ लिया जाएगा कि इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। क्या पूछ लिया जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। तो हमने कहा किसी भी एक पार्टिकल से पकड़ लो, तो हमने पकड़ लिया इसको, इसका नाम रख लेते हैं मोना, या पर रख दो मोनू। और हम पूछते हैं कि बताओ मोनू से कितने लोग टच में हैं। तुम कहोगे कि भैया ये वाला भी टच में है, ये भी टच में है, ये भी टच में है, ये भी टच में है,
ये भी टच में है, ये भी टच में है। तो हम क्या देखेंगे कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, मतलब मोनू के से कितने लोग टच में हैं, वही तो कोऑर्डिनेशन नंबर, तो तुम कहोगे इससे हैं 6 लोग टच में। और अगर हम इसका नाम इसमें चेक करते हैं, इसमें रख देते हैं, इसका नाम रख देते हैं गोलू। गोलू से कितने लोग हैं, तुम कहोगे 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। 1 2 3 4 है, इसका नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया है 4। अब एक चीज़ याद रखना कि देखो ये वाला जो ये वाला एलिमेंट है, इन दोनों में कोई भी कनेक्शन नहीं है, नो टचिंग। क्या नहीं है, नो टचिंग। इस बात को थोड़ा याद रखना। अपन ने अब इतना पढ़ लिया है, अब ऐसे तो रखेंगे ए बी फलाना ढकान, इनके भी अपन ने कुछ नाम रखे हैं। अब देखो इसमें अगर तुम देखोगे तो तुम्हें क्या देखने को मिलेगा कि एक देखो हेक्सागोनल बन रहा है कि नहीं, पूरा हेक्सागोनल बना, हेक्सागोनल। तो इसका नाम रख देंगे हम क्या, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और जो इसकी पैकिंग वो हम लोग बाद में बताएंगे कि वो सब डिस्कस बाद में करेंगे हम लोग, हाँ, कि इसकी दो पैकिंग जो है। और इसको जो हम बोल देंगे, ये स्क्वायर बना रहा है कि नहीं, देखो ऐसा 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 और ऐसा, स्क्वायर का फॉर्म हो रहा है, तो इसका नाम रख देंगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्या हो गया, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब देखो इसको जो शॉर्ट में लिख देते हैं वो लिखते हैं SCP, और इसको लिख देते हैं हम HCP। इस बात का तुम्हें थोड़ा याद रहना चाहिए। देखो लगे हाथ एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं, वो है वॉइड। क्या आखिरकार वॉइड किसे बोलते हैं, वॉइड बोलते हैं एम्प्टी स्पेस को, जो जगह खाली रह जाता है उसे हम वॉइड बोलते हैं। क्या बोल देते हैं, वॉइड। जैसे समझो, मान लो ये 4 रसगुल्ले एक दूसरे चिपक के रखे हैं, ये 4 रसगुल्ले रखे हैं एक दूसरे चिपक के, या फिर 4 बॉल हैं मान लो। जो देखो स्पेस यहाँ रह गया है, ये देखो स्पेस रह गया है यहाँ, इसी स्पेस को बोलते हैं वॉइड। क्योंकि आखिरकार जितना अच्छा 2D में समझ लोगे, 3D में उतना नहीं आता समझ में, क्योंकि आखिरकार 2D वाली चीज़ 2D में ही समझ में आ जाती है, लेकिन 3D वाली चीज़ 2D में समझाना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। इसलिए ये वाला चैप्टर बहुत कम टीचर लोग टीच करते हैं, क्योंकि वो समझा नहीं पाते हैं, दिक्कत आती है समझाने की, स्टूडेंट समझ नहीं पाता है। तो स्टूडेंट को लगता है कि सर टीचर नहीं समझा पा रहा है, और टीचर को लगता है कि स्टूडेंट नहीं समझ पा रहा है, तो दोनों में लोग ऐसा चलता रहता है। अब हम पढ़ने वाले हैं 3 डायमेंशन। देखो बेटा एक बात का याद रखना, पूरी कोशिश करूँगा कि मैं तुम्हें 3 डायमेंशन समझा दूँ, लेकिन एक बात तो है कि क्या बोलते हैं कि कॉपी पेन पे 3D समझाना एक टास्क है, लेकिन फिर भी फुल कोशिश करेंगे। देखो हमने क्या बोला कि हमारे पास 2 अरेंजमेंट आ गए, AB वाला और AA वाला। देखो ये देखो ऐसे हैं, मतलब अगर एक दूसरे के में आ जाए, मतलब कौन सा स्क्वायर क्लोज पैकिंग बना रहे हैं हम 2D का। तुम एक चीज़ जानते हो कि 2D कैसे 3D कैसे बनता है। देखो 2D मतलब होता है लेंथ और ब्रेथ, और 3D मतलब होता है हाइट। मतलब अगर हम ऐसे देखो ना, कभी थाली देखी है शादियों में, थाली के ऊपर थाली रख दो तो सिलेंडर बन जाता है। वैसे ऐसे ही है कि हम इसके ऊपर रखेंगे, इसके ऊपर रखते जाएंगे। देखो पहला है कि ये मान लो ये पहली लेयर है, इतनी क्या है, पहली लेयर, फर्स्ट लेयर। हमने इसके और ऊपर रख दिया है, तो डॉट से हमने बना रहे हैं सेकंड लेयर। जो डॉट है ना, इसको बना रहे हैं सेकंड लेयर, क्योंकि एक ऑप्शन ये है कि देखो अभी इसके और इसके मैच कर रहे थे, अब इसके और ऊपर वाले के मैच करने चाहिए। जैसे देखो ऐसे रखे थे, देखो ऐसे भी पेन ऐसे समझो, तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसके जस्ट ऐसे ऊपर रख रहे हैं। देखो ऐसे जस्ट ऐसे रख रहे हैं देखो जस्ट ऐसे रख रहे हैं ऊपर, मतलब एक पेन के ऊपर एक पेन रख रहे हैं हम। तो मुझे उम्मीद है कि भारत में इतना समझ में आ गया होगा। तो इसका मतलब ये है कि इसके जस्ट हम ऊपर रखते जा रहे हैं ऐसे ऊपर। तो इसका मतलब है कि
ए वाला एटम इसके जो ऊपर हैं तीनों लोग एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। क्या है? परपेंडिकुलर है। दूसरा केस बताएंगे, घबराना नहीं। क्या है? एक दूसरे के लोग हैं परपेंडिकुलर। तो ये तो देखो बहुत सिंपल है, इसमें तुम्हें ज़्यादा कोई परेशान नहीं होना है। इसको बोलते हैं हम सिंपल क्यूबिक लैटिस। देखो आखिरकार ए का फॉर्मेशन है, ए का फॉर्मेशन है, तो इस लोगों को हम बोलते हैं सिंपल क्यूबिक लैटिस, क्योंकि आखिरकार क्यूब बन रहा है ना, तो क्यूब बन रहा है, इसलिए इसका नाम रख दिया हमने सिंपल क्यूबिक लैटिस। अब जो ये स्पेस है इसको हम वॉइड बोलते हैं, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, धीमे धीमे बाद में समझ में आ जाएगा है। और सिम्बिक, अब देखो अब मेन जो टारगेट है वही पता लगाना है कि आखिरकार इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। देखो ये जो वही पेन का यूज़ करते हैं, कितने हैं, देखो ये पेन और ये पेन, इस वाले को याद रखना, इसको ए है, देखो ये तीसरी लेयर बन जाएगी, इससे बन जाएगी। देखो तुम्हें ऐसे समझना है। अब इसको ऐसे समझाते हैं कि एक लेयर और बना लेते हैं हम, तब जाके थोड़ा समझ में आ जाएगा। वैसे कई लोग समझ रहे होंगे, कई लोगों को बोरिंग लग रहा होगा, पता है। इस वाले एटम के ये वाला बगल में है, ये वाला बगल में, ये वाला बगल में, ये बगल में है, तो इसका मतलब है कि ऐसे तो होगा इसके चार, एक इसके ऊपर होगा, एक इसके नीचे होगा, तो +2। तो हम क्या देखते हैं कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। ये तो रहा बहुत सिंपल सा टास्क के आखिरकार सिंपल क्यूबिक लैटिस ऐसे बोलते हैं। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है और एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, मतलब पूरा क्यूब बनता है। अब जो मेन टास्क है जहाँ सबसे ज़्यादा बच्चों को समस्या आती है, देखो कि दूसरा अरेंजमेंट ऐसा था, एटम है, एटम है, एटम है, एटम है, ये हम सिर्फ अभी ऐसा बना रहे हैं 2D में। ये वाला एटम यहाँ था, ये वाला यहाँ था, ये वाला यहाँ था, ये वाला यहाँ था, ये वाला यहाँ था। एक लेयर और बना देते हैं, ये देखो इस खाली स्पेस को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम वॉइड। क्या बोलते थे, इसको हम लोग बोल देते हैं वॉइड। ये पहली लेयर है। वो बात अलग है कि कुछ वॉइड ऐसी हैं तो कुछ वॉइड ऐसी हैं, मतलब कुछ ऐसी हैं, देखो, और कुछ जबकि ऐसी हैं, लेकिन ये सब पहली लेयर पे हैं। तो जैसे इसका हम नाम रख देते हैं, कई किताबों में से अलग अलग नाम रख देते हैं, किसको ए बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं हम बी। इसका नाम रख दिया वॉइड ए, इसका नाम रख दिया हमने वॉइड बी। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। तो इसका जो हम नाम रख देते हैं, इसको बोलते हैं हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड। धीमे धीमे सब समझाएंगे, आखिरकार जब 3D में आ जाएंगे तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कैसे है। अब देखो इतना हम लोग बना चुके हैं। इस लेयर के ऊपर जस्ट एक लेयर और रखनी है। क्या रखनी है? एक लेयर। तो हम क्या करेंगे, जो ये वॉइड हैं ये बी टाइप की हैं, ये जो बी टाइप की हैं, मतलब ये जो सेंटर है इसके जस्ट ऊपर हम इसका एक एटम रख देंगे। क्या रख देंगे? जस्ट ऊपर। क्या रख देंगे? जस्ट ऊपर। हमने लिया और इसके ऊपर हमने जस्ट ऊपर रख दिया है। देखो यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मुझे लगता है कि यहाँ तक तुम्हें वैसे थोड़ा ऐसा ही रहेगा। तो ऐसे तुमने लिया और रखते गए, ऐसे रखते गए। अब देखो इसमें एक गंभीरता वाली बात ये है कि सेकंड लेयर में भी एक ऐसी वॉइड फॉर्म हो रही हैं। ऐसी वॉइड फॉर्म हो रही हैं कि नहीं? देखो ये रही वॉइड फॉर्म होती रही हैं। तो ये जो वॉइड बन रही हैं इसको बोलते हैं हम सी। क्या बोल देते हैं? इसका नाम रख देते हैं हम सी। और इसका जो नाम रखते हैं उसका नाम है टेट्राहेड्रल वॉइड। उम्मीद है इतना तो समझ में आया कि आपके आखिर बार हमारे पास दो वॉइड हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड। ये जो ये वाली है, ये जो ये लेयर है, ये जो नीचे रखी है, जो नीचे एटम की लेयर रखती है, उसको हम बोल देते हैं ए। और जो पिंक पिंक वाली है, डॉट डॉट वाली, इसको बोल देते हैं हम बी लेयर।
तो अगर थोड़ा बहुत समझ में नहीं है तो कोई बात नहीं, इतना याद रखना कितनी प्रकार की बॉयड है और क्या है। क्योंकि इससे जब क्वेश्चंस कराएंगे तब तुम्हारे दिमाग में पूरा क्लियर हो जाएगा। अब देखो मेन कॉन्सेप्ट है कि आखिरकार कैसे कवर किया जाए। अगर टेट्राहेड्रल क्या है, टेट्राहेड्रल बॉयड के ऊपर अगर एक एटम की लेयर और रखी जाती है तो वहाँ बनता है कौन सी पैकिंग, वहाँ बनती है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्या बनती है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जिसे हम बोलते क्या बोलते हैं, HCP। क्या बोलते थे, इसे बोलते हैं हम HCP। और दूसरा ऑप्शन है कि अगर कोई ऑक्टाहेड्रल बॉयड अगर कोई कवर करता है, अगर मान लो कि ऑक्टाहेड्रल जहाँ बॉयड बन रही उसके जस्ट ऊपर, मतलब ऑक्टाहेड्रल है उसके जस्ट ऊपर एक एटम रखा जाता है तो उसे क्या बोलते हैं। तो वहाँ तुम्हें दो नाम सुनने को मिलेंगे, एक सुनने को मिलता है वो आता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग, इसको अगर तुम शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे तो हो जाता है CCP। और इसको जो हम बोल देते हैं उसको बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग या अरेंजमेंट। इसको बोल देते हैं FCC। सो ज़्यादा हो गया, FCC। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया कि आखिर कितनी प्रकार की तुम्हें बॉयड है। अगर कुछ ज़्यादा समझ में नहीं है तो इतना समझ लो कि हमारे पास कितनी बॉयड है, हमारे पास 3 टाइप की बॉयड है, हेक्सागोनल, SCP, CCP, FCC। आखिरकार हेक्सागोनल तो फिर भी तुम्हें समझा सकता हूँ कि आखिरकार देखो एक एटम ये रहा है, एक एटम ये रहा है, तो मतलब पहले ऐसे बना लेते हैं हेक्सागोनल। देखो एक लेयर ऐसी है, एक लेयर ऐसी है, और एक लेयर ऐसी है, एक लेयर ऐसी है। यहाँ एटम है, यहाँ एटम 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 एटम, और इसके एक फेस पे इसके फेसेस भी है और यहाँ भी है। इसको ज्वाइन करते हैं, इसको ज्वाइन करते हैं, इस वाले को इससे ज्वाइन करते हैं, इसको इससे ज्वाइन करते हैं, इसको इससे ज्वाइन, और ये रहा है। इसमें ऐसा होता है कि ये जो एटम है, तो जो ऐसे बॉयड बन रही थी ना, ये वाली बॉयड ऐसी बॉयड बन रही थी, ये वाला एटम इस जगह रखा है, तो हम क्या करेंगे, इसके जस्ट ऐसे हम कनेक्ट करेंगे, तो ये जो ऐसा रखेंगे तो यहाँ जो ऐसी बॉयड बन रही है, ऐसा ऐसा ऐसा, इस बॉयड को इसने और इसने कवर करके रखा है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी समझ में आ गया कि SCP में हम किस प्रकार से अरेंजमेंट करते हैं। तो एक चीज़ और बता दें कि बॉयड को हम लोग कहीं कहीं साइड से बोलते हैं, तो ऑक्टाहेड्रल साइड या फिर दूसरी कोई साइड तुम्हें सुनने को मिले टेट्राहेड्रल तो घबराना नहीं, क्योंकि बॉयड को दूसरा नाम हम साइड से भी बोलते हैं। तो अब थोड़ा एक हम रिलेशन बना लेते हैं कि आखिरकार क्लोज पैक स्ट्रक्चर में कितने एटम हो तो कितनी बॉयड होंगी, तो कितनी टेट्राहेड्रल बॉयड होंगी। जैसे देखो हम लोग मान के चलते हैं नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड स्पेयर, इसको एग्जाम्पल करा के दिखाएंगे तब तुम्हें बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। मान लो नंबर क्लोज पैक स्पेयर, क्लोज पैक स्ट्रक्चर मतलब जैसे मान लो क्यूब है, क्यूब में हमें डिसाइड करने कि इसमें नंबर ऑफ एटम कितने हैं, ए है, तो मान लो इसमें नंबर ऑफ एटम है n, कितने हैं n। तो आखिरकार तुम्हें पता लगाना है, क्या पता लगाना है कि इसमें ऑक्टाहेड्रल बॉयड कितनी होंगी, कितनी होंगी ऑक्टाहेड्रल बॉयड, और पता लगाना है कि टेट्राहेड्रल बॉयड कितनी होंगी, टेट्राहेड्रल बॉयड। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट, इस पे IIT में नीट में क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, इसलिए कह रहा हूँ। जैसे मान लो तुम्हारे पास नंबर ऑफ एटम कितने, हमने मान लिया है 4, तो जो ऑक्टाहेड्रल बॉयड पता कितनी बनेंगी, इसका फॉर्मूला होता है n, मतलब जितने नंबर ऑफ एटम होंगे उतनी ही ऑक्टाहेड्रल बॉयड होंगी, इसमें यहाँ बनेंगी 4 ऑक्टाहेड्रल बॉयड। टेट्राहेड्रल बॉयड तो वो होती है 2n, मतलब जितने ऑक्टाहेड्रल बॉयड होंगी उसकी दुगनी होंगी, मतलब होंगी 8। यहाँ ऑक्टाहेड्रल बॉयड कितनी होंगी, 8 है। अब तुम पूछ रहे होगे कि आखिरकार भैया वो सब तो ठीक है लेकिन बॉयड पढ़ क्यों रहे हैं, कि बॉयड 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 इतना क्या इंपॉर्टेंट है बॉयड का। तो मैं तुम्हारे दिमाग में एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जो बॉयड है ना,
वॉइड में आते हैं कौन से, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। कौन आते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। अब तुम कहोगे अब तुमने कर दी फिर वही बात, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स क्या है। तो जैसे अगर मैं बता दूं कि जो आयंस कंपाउंड होते हैं उनमें दो चीज़ होते हैं, कैटाइंस और एनाइंस। और हम भली भांति परिचित हैं कि एनाइन की साइज कैटाइन से ज़्यादा होती है, मतलब जनरली ये हमें देखने को मिलता है। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि वॉइड में वो चीज़ जाएगी जो स्मॉलेस्ट होगी, क्योंकि कभी कभार ऐसा भी कंपाउंड अगर बन गया कि एनाइन की साइज कैटाइन से कम हो गई तो वॉइड में जाएगा स्मॉलेस्ट। और जो नंबर ऑफ एटम हैं जिनको हम बोल रहे हैं नंबर ऑफ एटम, मतलब जो कॉर्नर पे पाए जा रहे हैं, मतलब वॉइड जो मतलब कॉर्नर पे हैं, जो सेंटर में हैं और जो एज पे हैं और जो फेस पे हैं, मतलब जो एलिमेंट कॉर्नर पे हों या सेंटर्ड में हो या फिर एज पे हों या फेस पे कुछ भी हों, तो वो होते हैं बिगर एलिमेंट। जो एलिमेंट बिगर होता है ना, वो जैसे मान लो ये बना है, जैसे मान लो जो यहाँ बने हैं ना, जो यहाँ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ये जो बिगर एलिमेंट हैं जिनका साइज ज़्यादा है। और वॉइड के अंदर कौन जाते हैं, वॉइड के अंदर वही जाते हैं जो स्मॉलेस्ट होते हैं। इस चीज़ को तो मैं तब समझ में आएगा जब हम करेंगे एक क्वेश्चन। आखिरकार यहाँ हम बात करेंगे कि आखिरकार फॉर्मूला कैसे बनाना है, हम पता लगाएंगे कि वॉइड की हेल्प से और नंबर ऑफ एटम से। अब बताते हैं, देखो AIEEE का क्वेश्चन आया था, AIEEE में आया था शायद कभी, इसी क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन इस प्रकार के, मान लो तुम्हारे पास एक कंपाउंड है, क्या है, तुम्हारे पास एक कंपाउंड है और उसमें कौन कौन से हैं, वाई है और एक्स है, मतलब एक्स वाई का कुछ एक तुम्हारे पास कंपाउंड है। जो वाई है वो करता है फॉर्म CCP लैटिस। CCP समझो मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग, या समझ लो किससे, FCC फेज सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग। देखो आखिरकार क्यूबिक के अंदर भी हमने 3 टाइप के पढ़ रखे थे ना, कि सिंपल वाली है, फेस वाली है, कि बॉडी वाली है। तो जो इसमें बात करते हैं जनरली करते हैं FCC में, मतलब फेस सेंटर्ड है। और जो बाई है वो बता कौन सा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, वो करता है टेट्राहेड्रल वॉइड। क्या करता है, टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई। अब देखो ये एक्स कितने हैं, मतलब कितना पार्ट टेट्राहेड्रल, जैसे मान लो अगर तुम्हारे पास टेट्राहेड्रल वॉइड है 6, तो इसका 2/3 टाइम्स क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है। क्या करता है, 2/3 मतलब 4, मतलब 6 में से वो 4 ऑक्यूपाई करेगा, 2 छोड़ देगा। इसका मतलब जो एक्स एलिमेंट है वो 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड करता है, ऑक्यूपाइड। देखो तो अब सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन क्या आना चाहिए कि आखिरकार नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं। नंबर ऑफ एटम किस में, FCC में, फेस सेंटर्ड में। तो फेस सेंटर्ड बनाते हैं ऐसा 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 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर पे, कॉर्नर 1/8 × 8, मतलब एक एटम। अगर ये वाला एक नंबर समझ में नहीं आया है तो पुरानी वीडियो जाके देखें। इसके फेसेस पे 1 2 3 4 5 6 फेसेस हो गए हैं, तो 1/2 × 3 मतलब हो गए हैं 3, मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, तो हम कहेंगे 4। टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो गए, 4। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होंगी, तो टेट्राहेड्रल वॉइड का फॉर्मूला जो होता है वो होता है कि 2 × n, तो 2 × 4 हो गए हैं 8। तो टेट्राहेड्रल वॉइड तुम्हारे पास कितनी हो गई हैं, 8। अब 8 का 2/3 तो क्या हो जाएगा, 16/3। कितना हो जाएगा, 16/3। तो हमने क्या देख लिया कि हमने देख लिया जो वॉइड पे जो नंबर ऑफ एटम की पार्टिसिपेशन है वो है 16/3। अब हमारा क्या टारगेट रह गया, हमारा टारगेट रह गया है फॉर्मूला लिखना। क्या लिखना, फॉर्मूला लिखना।
तो x पहले लिखेंगे और लिखेंगे y बाद में। जो बॉयड लिखते हैं उसे हम पहले ले लेते हैं, वो लेते हैं हम बाद में। यहाँ n m, जो n है वो नंबर ऑफ एटम है, नंबर ऑफ एटम ऑफ x, और जो y है वो है नंबर ऑफ एटम ऑफ y। मतलब इस क्यूब के अंदर किसका कितना इन्वॉल्वमेंट है। तो x की वैल्यू है 16/3 और y की वैल्यू है 4। तो इसे अगर हम सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं सॉल्व, तो आ जाएगा x 4/3 1। क्लियर। इसको और करते हैं तो x 4 और ये y है y 3। कन्फर्म। अब कुछ विद्वान लोग हो रहे होंगे, कहेंगे भैया वो सब तो ठीक है लेकिन इतनी भी मैथ नहीं आती, आखिरकार ये 4/3 कैसे हो गया, 1 कैसे हो गया। तो हम कहेंगे बेटा 16/3 और 4 लिखे हैं, इनको हमने क्या कर दिया है, दोनों कर दिया है 4 से डिवाइड। जैसे चलो, और बच्चे हो समझोगे नहीं, चलो जैसे अगर मान लो लिखा होता था Ca2O2, तो तुम इसको ऐसे नहीं लिखते हो CaO। क्या करते थे कि इस 2 को इस 2 से कैंसिल कर देते थे। अब आया समझ में कि नहीं। अगर तुम्हारे पास लिखा है x 16/3 और y लिखा है 4, तो कोई x 4/3 और y की वैल्यू 1 नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो ना। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो x की पावर 4 y की 3। इसमें क्या किया कि हमने दोनों को 4 से डिवाइड किया है, इसमें क्या किया हमने दोनों जगह 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो 3 से जब 4/3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 कैंसिल होकर 4 आ जाएगा, और 1 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाता है। तो जो तुम्हारे पास फॉर्मूला आया है वो x 4 y 3। ये रहा EIEEE का क्वेश्चन। क्या कठिन था, कुछ दिक्कत, कोई समस्या? हमारे हिसाब से तो इसमें कुछ भी नहीं आनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आखिरकार तुम्हें समझ में आ गया कि आखिर इस वॉइड का इतना क्या इम्पोर्टेंस है। तो हम देखते हैं कि हम लोग कितनी कितनी चीज़ें कवर कर चुके हैं, क्योंकि अब NCERT में तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो हम लोगों ने क्लोज पैक स्ट्रक्चर पढ़ लिया है, फॉर्मूला भी पढ़ लिया है, नंबर ऑफ वॉइड पढ़ लिया है, और कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ लिया है। अब हमारे पास 2 चीज़ें रखी, पैकिंग एफिशिएंसी और कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशन। और ये दोनों पार्ट अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। क्या रखते हैं? काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, वॉइड से रिलेटेड और ढेर सारे क्वेश्चन कर लेते हैं। NCERT का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। NCERT की एक खासियत है कि जो क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तुम छू भी नहीं पाओगे। देखो वो तो अपन ने पता लगा लेते कि FCC है तो सिंपल से लगा लिया था। कभी कभार तुम्हें ऐसा भी दिया जाएगा कि जैसे मान लो SCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अगर हम तुमसे पूछें कि इसमें नंबर ऑफ एटम कितने हैं, तो किसी को याद होगा, किसी को याद नहीं होगा। जैसे मान लो मुझे याद नहीं है, लेकिन इस पे क्वेश्चन आ गया फॉर्मूला बनाने का। क्या आ गया? फॉर्मूला बनाने का। इसको हम लोग कैसे हैंडल करेंगे? देखो क्वेश्चन है NCERT का कि क्या मान के चलना है कि तुम्हारे पास एक क्या है, एक लैटिस है। जो B एलिमेंट है, जो B एटम है, वो फॉर्म क्या करता है, वो फॉर्म करता है SCP लैटिस, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग लैटिस। परेशान होना, स्ट्रक्चर बनाना कुछ भी नहीं करना है। जो A एलिमेंट है वो करता है क्या, ऑक्यूपाई करता है, वो ऑक्यूपाई करता है वॉइड। इसका मतलब जो हेक्सागोनल जैसे बनेगा ऐसे बनता है कि नहीं, बता देते स्ट्रक्चर, ताकि अभी बाद में नहीं बताएंगे, अभी याद रख लो, फिर ना कहना कि भैया आपने बताया नहीं था। हाँ बहुत मक्कार हो तुम लोग। ऑफलाइन वाले तो और विचित्र होते हैं, ऑनलाइन का जब इतना हाल है। देखो और यहाँ एक ट्रायंगल से ऐसे बना लो, इस तरीके का बन गया है हेक्सागोनल। इसका मतलब कि यहाँ 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 सब कौन कौन है? यहाँ सब हैं B एलिमेंट। कौन है? B एलिमेंट। यहाँ सब जितने जो कॉर्नर बने इन सब पे हैं B एलिमेंट। और A पे कौन है? A पे जो है, जो A एलिमेंट पता है कहाँ है? जो वॉइड हैं। जैसे मान लो जो एटम ऐसा बन रहा था ना, ये इसको बनाते हैं, यहाँ ऐसा बना रहे थे ना, ये
ये जो वॉइड बनी ना, ये यहाँ है बी, वॉइड पे बी आ गया है। अब तुमसे पूछ लिया कि और जो वॉइड है वो 2/3 टाइम्स, 2/3 किसका ऑक्यूपाई कर रहा है, टेट्राहेड्रल का। मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड को 2/3 टाइम्स ऑक्यूपाई किया जा रहा है। मान लो अगर हम मान के चलते हैं कि इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या मान के चलते हैं कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड, सॉरी टेट्राहेड्रल वॉइड है, नहीं टेट्राहेड्रल वॉइड मान लो कितनी है 15, तो इसमें से कितनी ऑक्यूपाई करी जाएंगी 2/3 × 15, मतलब 5 10, मतलब 15 में से सिर्फ 10 ऑक्यूपाई करी जा रही, 5 छोड़ी जा रही हैं। इस तुम्हें बनाना है स्ट्रक्चर, कोई बात नहीं। हमने कहा जो वॉइड में आता है उसे लिख दो पहले, और जो पॉइंट कॉर्नर पे आते हैं उनको रख दो बी बाद में। हम मान के चलते हैं कि इस स्ट्रक्चर में n नंबर ऑफ एटम है। n क्या है, नंबर ऑफ एटम। तो अगर n नंबर ऑफ एटम है तो अगर हम तुमसे पूछें कि बताओ बेटा टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होंगी, तुम कहोगे फिर वही बात कर दी बच्चों वाली, इसमें कौन सी बड़ी बात है। टेट्राहेड्रल जो वॉइड होती हैं वो नंबर ऑफ एटम के दुगनी होती हैं, तुम कहोगे दुगनी हो गई हैं, कन्फर्म है। तो उसने क्या कहा है, दुगनी हो गई हैं। उसने कहा है कि जितनी तुम्हारे पास टेट्राहेड्रल वॉइड हैं ये, उसका 2/3 टाइम्स ए है। तो इसका मतलब है कि 4n/3, 4n/3 लिख दो ये यहाँ। और बी क्या है, बी है n, n से n कैंसिल, सॉल्व करोगे B3, ये रहा तुम्हारे पास फॉर्मूला। दिल से बताना, सच बताना, NCERT में क्वेश्चन कठिन लगता था कि नहीं लगता था, या NCERT में क्वेश्चन समझ में आता था या नहीं आता था। देखो ईमानदारी से आंसर चाहिए मुझे, झूठ तो बिल्कुल सुनेंगे नहीं। बताना क्या कि NCERT में कठिन लगता था या नहीं लगता था। अब ऐसे तुम ढेर सारे एग्जाम्पल बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। अभी भी तुम लोग कहोगे भैया फील नहीं आ रहा है, जब तक एलिमेंट की शकल सूरत ना देख लें तब तक दिल को तसल्ली नहीं पड़ती है। क्या आप फालतू की बकवास कर रहे हो, एक्स वाई में, एक्स तो वैसे भी बेवफा है, ए बी में क्या बात कर रहे हो। कुछ ऐसे एलिमेंट के बारे में बात करो जो हमें फील हो, ऑक्सीजन के बारे में करो, दूसरे एलिमेंट के बारे में करो, तब समझ में आएगा। अब भैया दिल की इच्छा तुम्हारी, तो हम भी वही कर लेते हैं, काम कर लेते हैं। देखो एक बात क्या याद रखना है कि जितनी भी वॉइड बनती हैं ज़रूरी नहीं कि सारी वॉइड ऑक्यूपाइड करी जाएं। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना कि जितनी भी ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल जितनी भी जो वॉइड बनती हैं ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऑक्यूपाइड मतलब पूरी फिल ही हों। जैसे भी तुम देख रहे थे कि 15 में से सिर्फ 10 फिल हो रही थी, बाकी फिल नहीं हो रही थी। चलो एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक कंपाउंड है AmGAl2O4, ये मान लो तुम्हारे पास कंपाउंड है, फार्मूला है। उन्होंने क्या कहा है कि जो ऑक्साइड है, जो ऑक्सीजन है, वो कहाँ प्रेजेंट है, वो है CCP अरेंजमेंट। CCP अरेंजमेंट मतलब समझ गए हो ना, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। CCP अरेंजमेंट लिख लिया हमने, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। और हम लोग क्या देखते हैं, जो तुम्हारे पास Mg है, Mg+2 बनेगा ना, ये पता बेटा कहाँ है, ये है तुम्हें देखने को मिलेगा टेट्राहेड्रल वॉइड में, टेट्राहेड्रल वॉइड कन्फर्म। और जो Al+3 है, मतलब जो मैग्नीशियम का कैटाइन है, वो टेट्राहेड्रल वॉइड पे है, जबकि जो एल्युमिनियम का क्या है कैटाइन है, वो कहाँ है, वो है ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर। तो उसने पूछा है कि कैलकुलेट द प्रेजेंस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाइड बाय मैग्नीशियम+2। क्वेश्चन हम लिखे देते हैं। अब देखो यहाँ से ये रहा क्वेश्चन, इसको दो समझ लो। हम दो क्वेश्चन लिखते हैं। अगर यहाँ तुम्हें अरेंजमेंट भी नहीं दिया जाता, अगर का CCP अरेंजमेंट है कौन सा है, तब भी हम किस क्वेश्चन को कैसे करते। चलो दिया तो कोई बात नहीं, तुम CCP अरेंजमेंट वही CCP मतलब वही, या फिर FCC वही समझ लोगे कि इसमें 4 एटम है, वही नहीं समझना है। अब जैसे समझाता हूँ वैसे समझना। देखो हम समझते हैं
H2O4। ये जो यहाँ नंबरिंग लिखी ना, ये जो नंबर लिखी हैं, यहाँ जो नंबर लिखे हैं, इनका पता मतलब क्या है? जो जो लिखे हैं 4, इस 4 का मतलब है 4 एटम प्रेजेंट इन क्यूब, मतलब क्यूब के अंदर 4 एटम प्रेजेंट हैं ऑक्सीजन के। एल्युमिनियम के 2 हैं, मैग्नीशियम का 1 है। तो आखिरकार ऑक्सीजन कहाँ प्रेजेंट है? तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है CCP अरेंजमेंट पे। CCP अरेंजमेंट मतलब कॉर्नर पे होगा, फेस पे होगा। तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन को मानो N। तो अगर हम तुम पूछें कि ऑक्सीजन N है तो नंबर ऑफ क्या, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड कितनी होंगी और ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड कितनी होंगी? तुम कहोगे टेट्राहेड्रल बॉन्ड का फॉर्मूला 2N। इसका मतलब अगर ऑक्सीजन के अगर 4 एटम हैं तो टेट्राहेड्रल बॉन्ड कितनी होंगी? 8 होंगी। और अगर ऑक्सीजन के एटम 4 हैं तो ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड कितनी होंगी? तुम कहोगे हमने फॉर्मूला पढ़ा है N, इसका मतलब ये हो जाएंगी 4। तो इसमें कहानी कुछ ऐसे कहा गई है कि जो MgAl2O4 है, इसके अंदर तुम्हें 8 टेट्राहेड्रल बॉन्ड देखने को मिलेंगी और 4 तुम्हें ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड देखने को मिलेंगी। कन्फर्म है? इतना तो समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब है कि इन 4 ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड में कौन है? मैग्नीशियम है। और जो एल्युमिनियम है। जो टेट्राहेड्रल बॉन्ड में है वो कौन है? उसमें मैग्नीशियम है। इसका मतलब तुम्हारे पास 8 स्पेस थे, सिर्फ एक स्पेस ऑक्यूपाई किया गया। मतलब तुम्हारे पास ऐसी 8 बॉन्ड होंगी बैठने के लिए, 8 होंगी, लेकिन तुम्हारे पास एक बॉन्ड में एक एटम होता है, इतना याद रखना। 1 बॉन्ड 1 एटम बोल लो या एनाइंस बोल लो, 1 बॉन्ड 1 आयन। मतलब 8 में से सिर्फ एक जगह ही फिल करी गई है। तो मतलब कितनी खाली हैं? 7 वैकेंट हैं। कितनी हैं? 7 वैकेंट हैं। तो अगर टोटल 8 हैं, ऑक्यूपाइड 1 करा गया तो उसका परसेंटेज कितनी होगी? इससे कर दोगे तो इसका आंसर तुम्हें देखने को मिलेगा 12.5%। इसका मतलब होता है कि सिर्फ 12.5% ही बॉयड ऑक्यूपाइड हैं, या फिर ये बोल सकते हो कि 1/8 बॉयड ऑक्यूपाइड हैं। अब देखो तुम्हारे पास 4 जगह हैं, 1 2 3 4, 2 जगह भरी हुई हैं। एल्युमिनियम 2 का मतलब होता है कि एक बॉयड में एक एटम है, 4 है बॉयड हैं, 2 तुम्हारे पास एल्युमिनियम पे एटम है, तो मतलब 2 जगह तुम्हारी भरी हुई हैं। तो अगर तुमसे पूछ लिया जाएगा कितनी जगह भरी हुई हैं, तुम क्या करोगे कि जितनी टोटल हैं, मतलब कितनी परसेंटेज भरी हुई हैं और जितनी ऑक्यूपाइड हैं, तो 2/4 × 100, तो इसका तुम्हें आएगा 50%। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि जो ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड हैं वो 50% भरी हुई हैं और जबकि टेट्राहेड्रल बॉन्ड 12.5% भरी हुई हैं। क्वेश्चन ऐसे भी घुमा के पूछा जा सकता है कि कितने परसेंट बॉन्ड वैकेंट है, कितनी परसेंट बॉन्ड में कोई भी एटम नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि जो टेट्राहेड्रल बॉन्ड हैं वो 100 में से 12.5 माइनस करोगे तो तुम्हें देखने को मिल जाएगा 87.5%। और जो ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड हैं, ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड वो कितनी हैं? वो 50% भरी हैं। इसका मतलब 100 में से 50% माइनस कर दूँगा तो 50% खाली भी हैं। थोड़ा पता है दिमाग लगाना पड़ रहा होगा, समझ में कम आ रहा होगा, लेकिन यकीन मानो क्वेश्चन अच्छे से हैं। थोड़ा दिमाग लगाओगे, रिवाइज करोगे, आ जाएगा। एक अच्छा क्वेश्चन और कराए देते हैं। क्या कराए देते हैं? अच्छा क्वेश्चन देखो। एक क्वेश्चन इस प्रकार का है कि मान लो कोई कंपाउंड है। क्या है? कंपाउंड है। उसमें 3 एलिमेंट है, X Y Z, चिंटू पिंटू रिंटू, सीता गीता बबीता। क्या है? सीता गीता बबीता।
तो इसमें क्या कहा गया है कि तुम्हारे पास एक क्यूबिक लैटिस है। क्या है? क्यूबिक लैटिस। क्यूबिक मतलब कुछ इस प्रकार का, मतलब क्यूब में मतलब होता है कि तीनों साइड बराबर, लेंथ ब्रेथ हाइट बराबर होनी चाहिए और तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए, इतना मतलब होता है क्यूबिक का। उसने कहा गया कि जो एक्स एटम है वो कॉर्नर पे हैं, जो एक्स हैं वो कॉर्नर पे हैं, एक्स कॉर्नर पे हैं। उस और कहा गया है कि जो बाई एटम है वो बॉडी सेंटर्ड है, मतलब बॉडी के सेंटर में बाई है। कंफर्म हो गया है। फिर उसने क्या कहा है कि जो जेड है वो फेसेस पे है, एक फेस, दो फेस, तीन फेस, चार फेस, पांच फेस और छठवां फेस। तो उसने कहा कि बताओ इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा। तो नंबर ऑफ एक्स एटम कितने होंगे? कॉर्नर पे हैं, 8 कॉर्नर हैं, एक कॉर्नर 1/8 इंटू 8, मतलब कॉर्नर की वजह से हो गया है एक्स की वैल्यू आ गई है 1, मतलब एक्स का एक एटम इन्वॉल्व हो रहा है। कन्फर्म। बाई कहाँ है? बाई है सेंटर्ड में, तो एक एटम है और सेंटर पे एक ही पार्ट होता है तो 1, मतलब बाई की वैल्यू है 1। फिर आता है जेड। जेड कहाँ है? जेड है फेसेस पे, और जब अगर कोई चीज़ फेस पे रखी है तो उसका 1/2 मतलब हाफ पार्ट ही इन्वॉल्व होता है क्यूब के अंदर, तो 1/2 और कितने हैं? 6 हैं, तो 6, 3 आ गए हैं। कन्फर्म। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लिखेंगे एक्स बाई जेड। एक्स के कितने एटम हैं? एक, बाई के एक और जेड के 3, तो फॉर्मूला बना है एक्स बाई जेड की पावर जेड 3। ये सबसे सिंपलेस्ट है, तो आंसर होगा इसका यही है। आखिरकार समझ में आ गया कि नहीं? ये जो क्वेश्चन हमने कराया है ये था कहाँ का? केरला P.E.T 2008 का। इसमें कोई दम था? मुझे तो नहीं लगा है। बहुत आसान था, मज़ेदार था, इंटरेस्ट के साथ समझा कि नहीं? देखो जो 2 टॉपिक अपने पास बच रहे हैं, कौन से बच रहे हैं? ऐसी बहुत क्वेश्चन करोगे आ जाएंगे। ये 2 टॉपिक हैं, पैकिंग इफ़िशियंसी और कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग यूनिट सेल। ये बहुत ज़्यादा टॉपिक अच्छा है, इसमें डेरिवेशन भी है। तो तुम सबकी अगर इच्छा हो, आज्ञा हो, तो ये टॉपिक हम लोग करते हैं दूसरी वीडियो में। ये वीडियो लंबी हो जाती है, फिर पढ़ने मज़ा नहीं आता यार, ना पढ़ाने में मज़ा आता है, बोरिंग सा हो जाता है काम। देखो वही करो जिसमें मज़ा आए। तो पैकिंग इफ़िशियंसी अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से, जैसे यहाँ करी ना वैसे ही वहाँ भी हम लोग करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में बस बैठे रहना, देखते रहना क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं। वो सब तो अच्छी बात है। जैसे अगर देखो, अगर ये वॉइड में अगर थोड़ी समस्या आ रही तो कोई घबराना नहीं है। जैसे समझ में नहीं आ रहा होगा आखिर का टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बन रही है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बन रही है, क्या बन रही है, क्योंकि 3D का पार्ट है। अगर स्पेयर में स्पेयर होते तो बेहतरीन तरीके समझा में आता। तो इतना समझ लो कि आखिर का रिलेशन क्या है। रिलेशन बस इतना याद रखना कि अगर n है तो 2n है और फिर n है, बस ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहो। बाय बाय।